पूरा कमरा फूलों से चमक रहा था। चारों ओर गुलाब की पत्तियां निछावर की गई थी। फूलों की सुर्ख सफेद लड़ियां पलंग के चारों ओर लटक रही थी। कुछ ही देर पहले मुझे अपने कमरे से विदा करके रिहान के कमरे में लाया गया था। बाहर से शोरगुल की आवाजें आई जा रही थी। कई दिनों से यह शोर बरपा था। इस बंगले में सारे शाम ही लड़कियां ढोलक लेकर बैठ जाया करती और फिर हर तरफ से उनके सुरीले गानों की आवाजें गूंजा करती। लेकिन मुझे इन आवाज़ों से सख्त नफरत होने लगी थी। मुझे लग रहा था कि मैं हमेशा की तरह किसी पंछी की तरह पिंजरे में कैद की जा रही हूँ, लेकिन मैं आज़ाद ही कहाँ थी। हम जैसे लोग तो सदियों से ही सात दीवारों की कैद में मुसलसल पिसते चले आ रहे थे और न जाने कब तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहता। दरवाजे पर आहट हुई थी। मैं जरा संभल चुकी थी। मुझे रिहान से तो कोई खौफ न था, बस खौफ था तो खानदान की औरतों का, जिन्होंने जरा सी भी कोई गलती पकड़ती तो फिर पूरे खानदान में मिर्च मसाला लेकर पेश करेंगी कि मुराद की बेटी रज्जो को तो जरा सा भी यह शर्म नहीं है। न शर्म आ रही थी न कुछ। इन्हीं बातों की वजह से मैंने अपना घूंघट सर पर लिया था। दरवाजा खुला था और मेरी माँ मेरे दूल्हे के साथ अंदर दाखिल हुई थी। यह देखो रिहान, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब इसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अम्मा न जाने उसको क्या क्या समझाया जा रही थी। मैंने हल्की सी नजर उठाकर देखा। उसने सफेद कलर का शेरवानी पहन रखा था और पैसों से बना हुआ हार अब तक उसके गले में लटक रहा था। उसे देख देख कर मुझे अपने आप से नींद आने लगी थी। अम्मी उसे कमरे में छोड़कर जा चुकी थी और वह मेरे पास आकर बैठ चुका था। मेरी तरह वह भी काफी बौखलाहट का शिकार था। जाने कब तक वह मुझे ऐसे ही बैठा देखता रहा। मैंने अपना घूंघट ऊपर किया और आईने के सामने खड़ी हो गई। मेरी सखियों ने मुझे बहुत सजाया था। लहंगा और अतलस लिबास, कीमती जेवरात और हार श्रृंगार किए मैं कोई हसीन परी लग रही थी। मगर यह हुस्न मेरे किस काम का था जब मेरा दूल्हा ही। मैंने एक बार फिर रिहान की ओर देखा। वह अब भी मुझे ही देखता जा रहा था। यकायक मुझे गुस्सा आया और मैंने एक एक करके अपने सारे जेवरात उतार फेंके मेरे इस हरकत पर, और वह घबरा गया। क्या हुआ रज्जो, वह बोला तो मेरे तन बदन में आग सी लग गई। मैं उसके करीब गई और बोली, खबरदार जो आज से मुझे रज्जो बोला। न जाने उस मासूम पर गुस्सा किए जा रही थी, जबकि यह सब में उसका तो कोई कसूर न था। वह भी मेरी तरह इस जालिम समाज का शिकार हो चुका था। उसकी आंखों से यकायक आंसू बहने लगे थे। उसने आज से पहले मेरा यह रूप कभी नहीं देखा था, बल्कि हमेशा ही मेरा प्यार देखा था। वह जल्दी से सिमट कर दूसरे छोर पर सो गया। मेरा खून ही खोल रहा था। मैं बर्बाद हो चुकी थी। मेरा दिल कह रहा था सब कुछ तहस नहस कर दूं। मैंने अपना सिर आपा देखा और बेड पर सोते हुए रिहान को, जो अब मेरा किस्मत था। मैं घुटनों के बल बैठकर चली गई और अपने किस्मत पर रोती चली गई। काफी देर तक मैं रोती ही रही। होश तो तब आया जब रिहान ने मुझे पुकारा, रज्जो मुझे बहुत भूख लगी है। वह जाने कब उठ बैठा था। उसे देखकर मुझे फिर से गुस्सा आने लगा था। मैंने उसे गुस्से में कह दिया कि खामोशी से सो जाओ। मैंने उसे आंखें दिखाते हुए कहा तो वह मासूमियत से बड़ी देर तक मुझे देखता रहा। मजबूरन मैं उठी और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर देखा। काश कोई नौकरानी आ जाए। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां उस वक्त कोई नजर नहीं आ रहा था। गांव के लोग थे, जल्दी सो जाया करते थे। वैसे भी मेहमान वगैरह की खिदमत करके सब थक चुके थे। मैंने अब तक आरूसी लिबास पहन रखा था। न चाहते हुए भी मैं किचन की तरफ चली आई, जहाँ जमीन पर काम करने वाली को देखा, जो गहरी नींद में थी। मैंने उसे जगाना बेहतर न समझा और खुद ही फ्रिज से दूध का गिलास लिया और वापस चली आई। रिहान मेरा ही इंतजार कर रहा था। मैंने गिलास बढ़ाया तो वह जल्दी जल्दी सारा गिलास दूध पी गया। मैंने उसे कंबल उड़ा दिया और खुद ही एक कोने में लेट गई। नींद तो अब रूठ चुकी थी। मुझे यह याद आ रहा था जिस दिन मेरे बुआ और फूफा का इंतकाल हुआ था। वह लखनऊ से हैदराबाद जा रहे थे। रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया और वह दोनों ही इस दुनिया से चले गए। उस दिन बंगले में कोहराम मचा हुआ था। घर घर के लोग दीदार के लिए आ रहे थे। मेरी उम्र उस वक्त 13 साल थी और मेरे फूफा के इकलौते बेटे की उम्र तकरीबन 6 साल थी। इत्तेफाक से वह फूफा के साथ हैदराबाद नहीं जा रहा था क्योंकि उसे बुखार था। रिहान मेरा बहुत लाडला था, हर वक्त मेरे ही पास रहता था और फूफा के जाने के बाद तो जैसे मैं उसका साया बन गई थी। मैं सारा वक्त उसके नाज नखरे उठाया करती। उसके छोटे छोटे काम मैं अपने हाथों से किया करती थी। कभी उसके साथ लुका छिपी खेला करती तो कभी वह क्रिकेट खेलने की जिद करता और मैं उसकी हर जिद पूरी करती थी।
यहाँ तक कि मेरे हलक से एक निवाला न उतरता था जब तक वह खाना न खा लेता। इसी तरह वक्त गुजरता गया और मैं 18 साल की हो गई और वह 13 साल का। खानदान से कोई रोज एक न एक रिश्ता आता रहता था। वैसे तो मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन यह रिश्ते में हुस्न की वजह से नहीं बल्कि दादा की वजह से आया करते थे और मैं इन सब से दूर अपने आप में मगन रहा करती थी। वैसे भी हमारे खानदान में लड़कियों को शादी के मामले में बोलने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन एक दिन जब मैं दादा के कमरे की ओर जा रही थी तो मैंने उनकी बातें सुन ली। मुराद, फिर आपने क्या सोचा है रज्जो के रिश्ते के बारे में? माँ की आवाज़ थी तो मैं अचानक वहीं रुक गई। दादा की हल्की सी आवाज़ आई, सोचना क्या है? रज्जो की अम्मी, सोचना क्या है? मैं अपनी बेटी को किसी ऐरे गैरे को नहीं दे सकता जबकि लड़का घर में मौजूद है। उनकी दो टूक आवाज़ थी, लेकिन दादाजी वह तो रज्जो से काफ़ी छोटा है। मम्मी ने जवाब में कहा तो उन्होंने कहा कि मैं कोई उम्र वगैरह नहीं देखूंगा। रिहान के करोड़ों की जायदाद पर कोई और लड़की कब्जा क्यों करे जबकि उसके मामू की लड़की घर में मौजूद है, और मैं भी अपनी सारी जायदाद किसी गैर के हवाले क्यों करूं? उन दोनों की बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। या मैं क्या सुन रही थी? मेरी किस्मत का फैसला किया जा रहा था। मैं उल्टे कदमों भागते हुए अपने कमरे तक आई। उस दिन रो रो कर मेरा बुरा हाल हो चुका था, लेकिन मैं एक बेजुबान जानवर की तरह किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। अब्बू ने बस अपने पुरखों की जायदाद बचाने की खातिर मुझे कुर्बान करने का फैसला कर लिया था और आज इस फैसले को अमली जामा पहनाया जा चुका था। किसी को हैरत नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों के साथ हमेशा ऐसा ही होता था। या तो उनको किसी बूढ़े के हवाले कर दिया जाता था या किसी बच्चे के हवाले, और अगर दोनों मौजूद ना हो तो फिर उनका निकाह किसी दौलतमंद घराने में कर दिया जाता था, जिसका मतलब यह होता था कि उन्हें दहेज न देना पड़े। न जाने कहाँ से अजीबो गरीब रस्में आई थी। मैं बस यही सोचती जा रही थी कि बस सुबह का सूरज आ चुका था। हर जगह से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। मेरी माँ जब मेरे कमरे में दाखिल हुई तो मुझे अभी तक उसी होलिया में बैठा देखकर कुछ परेशान थी। रज्जो, तूने कपड़े क्यों नहीं बदला? वह प्यार से मेरा माथा चूम कर कहने लगी। क्यों मम्मी, क्या लिबास तब्दील करने से मेरी किस्मत भी बदल जाएगी? मैंने परेशानी से सवाल किया। अम्मी दुखी होकर मेरी ओर देखने लगी। देख रज्जो, यह सब तेरे साथ नहीं हुआ, कई लड़कियों के साथ होता रहा है। मैं तेरे अब्बू से 20 साल छोटी हूँ और देखो अभी मैंने कोई शिकायत की? और तू तो खुश नसीब है, रिहान कुछ सालों में गबरू जवान हो जाएगा और फिर तुम दोनों में कोई फर्क नहीं लगेगा। वह मुझे बहलाए जा रही थी, लेकिन मैं वहाँ से सर झटक कर उठ गई थी। जिस लड़की को अपनी शादी में कोई खुशी हासिल न हो पाई हो, वह आगे क्या खुश रह पाती? मैं उनके कहने पर लिबास तब्दील करने चली गई। अब रिहान मुझे सिर्फ और रजिया कहा करता था। कभी वह खेल कूद कर घर आता तो उसके कपड़े मिट्टी से खराब हुए होते। एक दिन मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने उसके गाल पर एक चांटा दे मारा, जिस पर वह सख्ते में आ गया। अरे तुम इतनी जालिम क्यों हो गई हो? वह काफ़ी देर होने के बाद हिचकियाँ के बीच बोला था। उसे इस तरह देखकर मेरा दिल कहने लगा, या मैं क्या कर रही थी उस मासूम के साथ? एक यतीम बच्चा जिसे मैं अपने किस्मत की खराबी का सबब मानने लगी। उसे तो यह समझ नहीं आ रहा था कि वह मेरा सोहर था। उस दिन मैंने अहद किया कि अब मैं रिहान के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। माँ बाप ने अपनी जायदाद की खातिर उसकी किस्मत का फैसला कर लिया था, मगर मैं इसको इस तरह इस जालिम समाज का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। अब मैं रिहान की चाहो सिवा की मालकिन थी और मैंने दूसरे दिन ही उसका एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया, जो हमारे गांव से बस थोड़ी ही दूर पर था। और रिहान बड़ी बड़ी गाड़ियों का मालिक था, ग्राम पर मौजूद था। उसे लाने ले जाने की जिम्मेदारी मैंने उसे सौंप दी थी। अब वह काफ़ी खुश रहने लगा था। स्कूल से वापस आता तो मुझे सारे किस्से सुनाया करता। मैंने तो बस हाई स्कूल ही किया था, वह भी गांव के स्कूल से, लेकिन मेरा मकसद उसे अच्छी पढ़ाई करवाना था। मैंने अम्मी अब्बू के एक ना सुनी थी। अब रिहान मेरी जिम्मेदारी था। वह मजबूर और खामोश हो चुके थे। दिन यूं ही गुजरते चले गए और एक दिन रिहान दिल्ली से वापस आया तो बहुत खुश था। देखो रज्जो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, खुशी से बोला तो मैंने देखा कि उसके हाथ में डॉक्टर की डिग्री थी। आज मैं बहुत खुश थी, मेरा मकसद पूरा हो चुका था। रिहान मेरा था जिसके लिए मैंने यह कदम उठाया, वरना वह भी आज एक आम सा लड़का होता। बातों बातों में रिहान ने ही बताया कि यूनिवर्सिटी में एक लड़की आयशा है जिसे वह पसंद करता है और शादी करना चाहता है।
उसकी बात पर मेरा दिल जरूर टूटा था, लेकिन मैं रिहान की खुशियों के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहती थी। वह जानता था कि मैं उसके निकाह में हूँ, मगर वह मुझे बस एक दोस्त ही समझता था। बचपन की बातें वह भूल चुका था और बाद में वह हमेशा हॉस्टल में रहा था। बगले में कोई नहीं जानता था। मैंने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया है। तुम बेफिक्र रहो रिहान, तुम्हारी शादी जरूर होगी और तुम्हारे पसंद से होगी। वह खुद किसी हिचकिचाहट का शिकार था। वह रज्जो मामा मामी कभी इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन मैंने उससे कहा कि यह सब मेरा काम है। दूसरे दिन मेरी बात पर अम्मी अब्बू ने खूब झमेला मचाया। तू पागल हो गई है रज्जो, अपने शोहर को किसी अनजान लड़की के साथ सौंपना चाहती है। वह बहुत गुस्से में थे। अब्बू जब वह मेरा शोहर बना था तब उसे इन सब बातों का कुछ पता भी ना था। मैं उससे अब इस समाज की भेंट नहीं करने दूंगी। रज्जो वह लड़की सारे जायदाद पर कब्जा कर लेगी तो अब्बू क्या करना, इस जायदाद का हम सबको तो एक दिन मर ही जाना है। मैं उनको अपना दो फैसला सुनाकर चली आई थी। रिहान बहुत खुश था। मैंने उसे अपने सारे जेवरात निकाल कर दे दिए। यह मेरी तरफ से अपनी दुल्हन को दे देना। जब वह अजीब नजरों से देखने लगा, रज्जो या तो तुम्हारे हैं। वह कुछ शर्मिंदा सा था। मैं क्या करूँगा इनका, वह जवान है, पहनेगी, मेरे पास तो खराब हो जाएंगे रखे रखे। मैंने अपना रुख मोड़ा और बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं का बंधन रोका। थैंक यू रिहान, अपनी खुशियों की कुर्बानी दे दे। मैंने उसे जाने को कहा। शादी की तस्वीर जरूर भेजना, मैंने कपकपाती आवाज़ में कहा तो वह सर झुकाकर अपना सामान बांधने लगा। आहिस्ता आहिस्ता कमरे से निकला था और बार बार मुड़कर मुझे देखे जा रहा था। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। उसके जाते ही सबके सारे बंधन टूट चुके थे। आज मेरा रिहान मुझसे जुदा हो गया था। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब उसे चाहने लगी थी। उसका चेहरा मेरी नज़रों के सामने घूम रहा था। उसकी चाहत मेरे दिल में उतर चुकी थी, मगर मैं अपनी ख्वाहिश की वजह से उसकी खुशियों का गला नहीं घोट सकती थी। मुझे अफसोस इस बात का भी था कि मेरे माँ बाप अपने इकलौती बेटी की खुशी और अरमान का ख्याल न था, बस उनको जायदाद की फिक्र थी और मैं खुद को जायदाद की कैद से आज़ाद करवाना चाहती थी। मैंने आईने में अपने आप को देखा। आज भी मैं उसी तरह हसीन थी। मेरा चेहरा और मेरा नक्शा निगार कहीं से भी नगस न खाते थे कि मैं 35 साल की हो चुकी थी। जब मैं रिहान के साथ खड़ी होती तो उससे छोटी ही लगा करती थी, क्योंकि उसने काफ़ी कद निकाला था। मैं काफ़ी देर तक इन्हीं सोचों में गुम थी और आईने में अपने आप को देखी जा रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि रिहान का बंदर आया था। अचानक उसने मेरे सर पर लाल रंग का दुपट्टा ओढ़ाया तो मैं चौंक गई। रिहान, तुम गए नहीं अब तक? मैं सख्त हैरत में पड़ गई थी। नहीं रज्जो, रिहान अब कहीं नहीं जाएगा। उसकी मंजिल तो रज्जो है, तो वह किसी और लड़की की और क्यों देखे। उसका लहजा आज बदला हुआ था। मैं चौंक कर रह गई। क्या हुआ रिहान? मैं न समझने वाले अंदाज में पूछने लगी तो उसने वही जेवरात व टीका और झूमर मुझे पहनाना शुरू किया। रज्जो, जब आज तुमसे जुदा होकर जा रहा था तो मेरा दिल मुझे रोकने लगा। एकदम अचानक से मुझे महसूस हुआ कि आयशा से सिर्फ लगाव है और रज्जो से तो मोहब्बत है। मैं 4 दिन के लगाव के खातिर अपने सालों की मोहब्बत और मनगुहा को कैसे छोड़ कर जा सकता हूँ। वह मुझे एकटक अंदाज में देखे जा रहा था। मैंने कहा, चले जाते ना, बस अब एक लफ्ज़ नहीं। अच्छी लड़कियाँ शौहर के आगे जुबान नहीं चलाती। वह मुस्कुराकर कहने लगा तो मेरे चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई थी, जिसे मैंने छुपाने की कोशिश की। मैं वादा करता हूँ आज के बाद किसी भी रज्जो के साथ ज्यादती नहीं होगी। अगर किसी ने दौलत या जायदाद की खातिर किसी लड़की का हक मारने की कोशिश की तो उसकी सजा मौत होगी। वह एक कसम के साथ कहे जा रहा था और उसके अल्फाज मेरे कानों में रस घोल रहे थे। 20 साल की मेहनत का सिला आज मुझे मिल चुका था। हाँ, मैंने बहुत इंतजार किया था और मेरा इंतजार रंग ले आया था। मैं और रिहान अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।